हेलो फ्रेंड्स, डीएल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं राकेश सर इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर की मशीन सेकेंड का सब्जेक्ट लेके आया हूं। आपका पहला चैप्टर इंडक्शन मोटर समाप्त हो गया है, जिसका थियरी के साथ साथ डेरिवेशंस और उसके न्यूमेरिकल्स करा दिए गए हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आपका दूसरा चैप्टर, जो सेकेंड चैप्टर आपका है सिंक्रोनस मोटर। तो सिंक्रोनस मोटर, तो पहली बात तो इसको ये जानते हैं कि सिंक्रोनस मोटर कहते किसे हैं। दोस्तों सिंक्रोनस मतलब क्या होता है? सिंक्रोनस का मतलब वह चाल, वह फिक्स्ड स्पीड जिस पर आपकी मशीन ऑपरेट की जाती है, वो आपकी स्पीड क्या कहलाएगी? सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है दोस्तों, वो स्पीड आपकी होती है ns इज इक्वल टू 120 f/p, जहां पे ये f आपकी फ्रीक्वेंसी है और p नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है दोस्तों। तो आपके मशीन और वे मशीनें जो एक नियत यानी एक कांस्टेंट स्पीड पर ऑपरेट होती हैं या प्रचालित होती हैं, वे मशीनें सिंक्रोनस मशीनें कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा, एक नियत चाल पर चलने वाली मशीनों को ही हम तुल्यकालिक मशीनें या सिंक्रोनस मशीन्स कहते हैं। और वो चाल क्या होगी? वो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगी, जिसमें f उसकी फ्रीक्वेंसी और p नंबर ऑफ पोल्स यानी पोल्स की संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो वह मोटर, अब देखिए मशीन की बात हो रही थी, मशीन आपकी एक ईएमएफ जनरेटिंग या फिर टार्क जनरेटिंग हो सकती है, एक विद्युत वाहक बल उत्पादन करने वाली मशीन या बल आघूर्ण उत्पन्न करने वाली मशीन हो सकती है, जिनमें से ये आपकी मशीन कौन सी है जो कि टार्क जनरेट करेगी। ठीक है दोस्तों, बल आघूर्ण उत्पन्न करेगी, ये बल आघूर्ण उत्पन्न करेगी क्योंकि ये क्या है? एक मोटर है। तो इस तरीके से अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि वह मोटर जो एक नियत चाल पर प्रचालित होता है, यानी वह मोटर जो एक कांस्टेंट स्पीड पर ऑपरेट होता है, वो मोटर्स क्या कहलाते हैं? सिंक्रोनस मोटर या तुल्यकालिक मोटर। और वो स्पीड के बारे में बता ही दिया गया कि वो स्पीड जो कैलकुलेट होगी, निकाली जाएगी, वो ns बराबर 120 f/p, ns इज इक्वल टू 120 f/p पे कैलकुलेट की जाएगी। दोस्तों यहां पे सिंक्रोनस मशीन के बारे में हो गया कि वे मशीनें जो आपके एक कांस्टेंट या फिक्स्ड स्पीड पर ऑपरेट होती हैं, वो सिंक्रोनस मशीनें कहलाएंगी। अब ये सिंक्रोनस मशीनें जैसा कि अभी बताएं कि दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? तो पहला आपका जो आता है वो मशीन आपकी आएगी सिंक्रोनस मोटर, ये है आपका, जो कि अभी बता दिए कि ये टार्क को डेवलप करेगी। तो सिंक्रोनस मोटर क्या करेगा? टार्क डेवलप करेगा। ठीक है दोस्तों, टार्क को डेवलप करेगा। और आपका जो दूसरी मशीन होती है, वो दूसरी मशीन होगी कौन सी? जनरेटर। कौन सी जनरेटर? सिंक्रोनस जनरेटर, यानी इसकी भी स्पीड क्या होगी? ns स्पीड पर ऑपरेट होगा ये भी, और ये काम क्या करेगा? तो ईएमएफ को जनरेट करेगा। यानी वे इलेक्ट्रिकल मशीनें जो एक कांस्टेंट स्पीड पर, सिंक्रोनस का मतलब ही हो गया कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, तुल्यकालिक गति, तो कांस्टेंट स्पीड पर ऑपरेट होते हुए ईएमएफ को जनरेट करती हैं सिंक्रोनस जनरेटर, या इसे ही दूसरे नाम से क्या कहते हैं? अल्टरनेटर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका अल्टरनेटर हो जाएगा। यानी वे सिंक्रोनस मशीनें जो एक कांस्टेंट स्पीड पर ऑपरेट होते हुए ईएमएफ को जनरेट करती हैं, आपकी अल्टरनेटर या सिंक्रोनस जनरेटर कहलाती हैं। तो मशीनों के बारे में हो गया दोस्तों कि दो प्रकार की मशीनें हैं, पहला सिंक्रोनस मोटर, दूसरा सिंक्रोनस जनरेटर। यानी वे मशीनें जो एक कांस्टेंट स्पीड पर ऑपरेट होते हुए क्या उत्पन्न करेंगी? टॉर्क को, वो आपकी सिंक्रोनस मोटर कहलाएंगी। और वे मशीनें जो सिंक्रोनस स्पीड या एक कांस्टेंट स्पीड पर ऑपरेट होते हुए ईएमएफ को जनरेट करेंगी, सिंक्रोनस जनरेटर या अल्टरनेटर कहलाएंगी, जिनके कंस्ट्रक्शन फिगर इनके यहाँ पे दिए गए हैं। तो इनके फिगर में अभी इसी चैप्टर में दोनों टॉपिकों पे बात की जाएगी, लेकिन पहला जो टॉपिक आपका है वो सिंक्रोनस मोटर का है, अभी उस पर बात करते हैं। ये टॉपिक खत्म होगा तो इस टॉपिक के खत्म होने के बाद आपके सिंक्रोनस जनरेटर या अल्टरनेटर के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा देख लीजिए। पहला जो आपका टॉपिक है उसके बारे में पहले बात करते हैं, सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मतलब कांस्टेंट और मोटर मतलब
मशीनें आपकी जो होंगी जो बलागुण देंगी, यानी कांस्टेंट स्पीड पर बलागुण देने वाली मशीनें। तो यहां पे जो बात करेंगे आपकी मशीन में, वो आपका होगा टॉर्क का डेवलप होना, और वो टॉर्क डेवलप होगा इसके रोटर पे। ठीक है दोस्तों, तो ये मशीनें कैसे चलती हैं, कैसे ऑपरेट होती हैं, उसके बारे में बात की जाएगी अभी। इनमें जो स्टेटर फॉर्म है, जो इसकी स्टेटर है, वो स्टेटर आपका एज यूजुअल, यानी उसी प्रकार से बना होगा किस चीज का, जैसा कि इंडक्शन मोटर का बना होता है। इंडक्शन मोटर के बारे में बात किया गया था कि आपका उसका स्टेटर 3 फेज एसी सप्लाई, 3 फेज एसी सप्लाई के द्वारा ऑपरेट होता है। ठीक दोस्तों, आपके 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो स्टेटर होगा वो 3 फेज एसी सप्लाई के द्वारा ऑपरेट होगा, और इस 3 फेज एसी सप्लाई के द्वारा ऑपरेट होने की वजह से इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एनएस स्पीड पर ऑपरेट होता है। यानी जो स्टेटर होगा, चाहे वो 3 फेज इंडक्शन मोटर का हो या फिर आपके सिंक्रोनस मोटर का हो, वो सेम होता है। वो क्या होता है, 3 फेज एसी सप्लाई पर ऑपरेट होता है, और जिसके द्वारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। और वो चुंबकीय क्षेत्र किस स्पीड पर रोटेट होती है, एनएस। ठीक है दोस्तों, एनएस चाल पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है एसी सप्लाई के द्वारा। वो एसी सप्लाई 3 फेज की होगी, चाहे वो 3 फेज सिंक्रोनस मोटर हो या फिर 3 फेज का इंडक्शन मोटर हो। दोनों की स्टेटर फॉर्म एक होती है, सप्लाई एक जैसी होंगी, मैग्नेटिक फील्ड एक जैसी प्रोड्यूस होंगी। तो यहां पे ये जो पार्ट है स्टेटर का 3 फेज एसी सप्लाई के द्वारा, वो हमने इंडक्शन मोटर में भी बताया था, और यहां पे भी बता दिया कि वो क्या कर रहा है। 3 फेज एसी सप्लाई मिलेगी, यहां पे देखिए R, Y एंड V, ये स्टेटर स्लॉट्स में कंडक्टर डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग फैक्टर के द्वारा, और उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करके हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे एनएस स्पीड पर, घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन करेंगे एक तुल्यकाली गति पर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से यहां पे हो गया स्टेटर, जिसका काम क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करना, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना। ये आपका काम हो जाएगा इसका, आपके स्टेटर का। और रोटर का क्या काम होगा, तो रोटर का काम होगा, ये जो सिंक्रोनस मोटर है, इसमें जो टार्क जब डेवलप होगा, वो टार्क इस तरीके से डेवलप नहीं होता जैसे कि एज यूजुअल अनदर मोटर्स करते हैं, यानी अन्य मोटर जो करते हैं वो इस तरीके से ये डेवलप नहीं करता। ठीक है, तो सिंक्रोनस मोटर जो कि आप लोगों ने सेकेंड ईयर में मोटर पढ़ा है, उस तरीके से टॉर्क डेवलप नहीं करेगा। तो ये कैसे करता है, तो यहां पे ये समझेंगे कि जैसे कि हम R, Y, B 3 फेज की सप्लाई दिए, वहां पे क्या होगा कि एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा जो कि N और S पोल जनरेट करेगा, और ये N और S पोल्स जो होंगे वो रोटेट करेंगे। देखिए ये N पोल इधर जाएगा और S पोल इधर रोटेट करेगा। अभी आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन होगा, और वो NS गति पर घूर्णी होगा, गतिमान होगा, रोटेटिंग होगा। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो 2 पोल्स होंगे N और S, और ये ही जो पोल की कपलिंग होगी वो NS गति पर, यानी NS स्पीड पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। तो यहां पे स्टेटर फॉर्म में यहां पे N प्रोड्यूस होगा और यहां पे S प्रोड्यूस होगा। तो यहां पे N पोल है और S पोल है, ये N पोल इधर जाएगा, S पोल इधर आएगा, बीच में आपका रोटर है। और रोटर का कंस्ट्रक्शन किस तरीके से है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। यहां पे ये रोटर कैसे बनाया जाता है, तो रोटर में क्या है कि आपका कोर होगा, इस कोर पे वाइंडिंग की जाएगी, और इस वाइंडिंग पे ये जो सप्लाई आएगी रोटर पे वो डीसी शंट जनरेटर के द्वारा आएगी। दोस्तों ये याद रखिएगा, कभी कभी ये पूछ देता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, जेईई के एग्जाम्स में, कि जो सिंक्रोनस मोटर का रोटर होता है वो किस प्रकार के जनरेटर के द्वारा एक्साइटेड होता है, या
आपका उत्तेजित होता है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड दी जाएगी आपके स्टेटर में वो डीसी शंट जनरेटर होगा दोस्तों, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर का जो रोटर पार्ट होगा, जो घूर्णी भाग होगा, उस पर डीसी शंट जनरेटर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है या चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन किया जाता है। ऐसा करने पर यहां पे एन पोल और एस पोल जनरेट होते हैं, यानी एन ध्रुव और एस ध्रुव उत्पन्न होते हैं और इसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। यहां पे स्टेटर के द्वारा भी चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा और रोटर के द्वारा भी चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा। तो जब स्टेटर के द्वारा भी चुंबकीय क्षेत्र यानी एन पोल और एस पोल बन रहे हैं, साथ ही साथ आपके रोटर के द्वारा भी एन और एस पोल बन रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में देखिए स्टेटर पोल्स के नीचे यहां पे एस पोल है और यहां पे एन पोल है। यहां पे बताया ना एन और एस है, तो इसे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहां पे एन है और यहां पे एस है, जबकि यहां पे एस और यहां पे एन बनाया जा रहा है। बस वो रोटर रोटेट करके अपनी स्थिति को बदलता है, तो बदली हुई स्थिति यहां दिखाई गई है। यहां एस पोल है और यहां एन पोल है। तो ऐसी स्थिति में यहां पे जब एन पोल बनता है, यहां पे एस पोल बनता है, उन्हीं के नीचे उनके अपोजिट पोल, उनके विपरीत ध्रुव उत्पन्न होते हैं, जो कि यहां पे एस है और यहां पे एन है। दोस्तों मैग्नेटिक का जो नेचर है अपने वो विपरीत ध्रुवों को, अपोजिट पोल्स को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, वहां पे ये अप्लाई होगा। और ये देखिए ये स्टेटर का एन पोल रोटर के एस पोल को अपने साथ कपल्ड कर लेगा, ज्वाइन कर लेगा, जुड़ाव कर लेगा, और ऐसी स्थिति में ये दोनों पोल्स आपस में कपलिंग करेंगे और ये नीचे के पोल्स आपस में कपलिंग करेंगे। और ये जब दोनों पोल्स आपस में कपलिंग कर लेते हैं तो आपको पता है कि जो स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड है, जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, वो किस गति पर गतिमान होती है? ns गति पर। और जब स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड ns गति पर गतिमान होगी तो अपने साथ रोटर के पोल्स को भी, देखिए ये रोटर पोल को कपल किया हुआ है, जुड़ाव किया है, वो लॉक कर लिया है। इस वजह से जिस गति पर ये गतिमान होगा उसी गति पर रोटर को भी गतिमान रखेगा। ये रोटर भी ऐसे ही गतिमान रहेगा। देखिए एन पोल ऐसे रोटेट करते हुए नीचे की तरफ आएगा, तो रोटर का एस पोल भी इसके साथ मैग्नेटिक कपलिंग करने के बाद ये एस पोल भी नीचे रोटेट करेगा। इस तरीके से जैसे ही आपका मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करेगा, किसका? स्टेटर का, वैसे ही उसके साथ स्टेटर के पोल्स के साथ कपल हुआ, जुड़ाव किया हुआ रोटर का पोल भी उसी स्पीड पर गति करेगा। तो स्टेटर के पोल्स की गति क्या है? ns, यानी सिंक्रोनस, तुल्यकाली। तो इस वजह से रोटर का पोल की गति भी क्या होगी? तुल्यकाली ही होगी, सिंक्रोनस ही होगी। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि आपका सिंक्रोनस मोटर किस प्रकार से सिंक्रोनस गति पर गति करता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से सिंक्रोनस मोटर किस प्रकार से सिंक्रोनस गति पर गति करेगा ये देखते हैं। तो अब एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि जो स्टेटर होगा वो हमारा 3 फेज एसी सप्लाई के द्वारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा, प्रोड्यूस करेगा, और यह घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र किस गति पर गतिमान होगा? ns, जिनमें 2 पोल होंगे, n पोल और s पोल। इसका देखिए ये n पोल होगा और ये नीचे s पोल होगा। किसका? स्टेटर का। ठीक है दोस्तों, ये स्टेटर के पोल्स होंगे। और ऐसी स्थिति में जब इसके n पोल और इसके s पोल होंगे तो उनके साथ क्या कपल करेगा? तो उनके साथ जो रोटर के 2 अपोजिट पोल्स हैं s और n, ये एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? जुड़ाव कर लेंगे, और ये जुड़ाव करने की वजह से ये आपका रोटेट करेगा तो ये भी रोटेट करेगा। ठीक है, जब ये दोनों आपस में जुड़े रहेंगे तो जैसे जैसे आपकी सिंक्रोनस फील्ड रोटेट करेगी स्टेटर की, वैसे ही उसी के साथ जो हमने डीसी शंट जनरेटर के द्वारा रोटर का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है वो क्या करेगा कि उसके साथ कपल करके घूमने लगेगा।
तो इस प्रकार से सिंक्रोनस मोटर में स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड के साथ रोटर के जो आपका डीसी शंट जनरेटर के द्वारा पोल्स हैं वो कपल होकर के उसी स्पीड पर घूमने लगते हैं और आपका रोटर गतिमान होता है किस चाल पर? सिंक्रोनस चाल पर। तो इस तरीके से ये आपका सिंक्रोनस मोटर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया सिंक्रोनस मोटर कैसे ऑपरेट होता है, इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका रहा इस प्रोसेस के बारे में। अब आगे सिंक्रोनस मोटर की वर्किंग जैसा कि यहां पे आपको समझा सकते हैं। देखिए, ये आपका फिगर में एक्साइटर दिखाया गया है, ये आपका एक्साइटर है ये पार्ट, वहीं इस फिगर में भी ये है आपका एक्साइटर, और ये आपका है स्टेटर और ये आपका है रोटर। ठीक है दोस्तों, इस फिगर में देख करके समझने की कोशिश करिए कि कैसे क्या होगा। तो जब आपका डीसी शंट जनरेटर जो कि एक्साइटर है, ये देखिए एक्साइटर आर्मेचर, यही क्या है? डीसी शंट जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर। ठीक है दोस्तों, ये डीसी शंट जनरेटर है जो कि एक्साइटर कहलाता है और ये किस पर लगा रहता है? सिंक्रोनस मोटर के शाफ्ट पर। डीसी शंट जनरेटर कहीं और नहीं लगा रहेगा, उसके रोटर के शाफ्ट पर ही लगा रहेगा, जो कि क्या करेगा? डीसी फील्ड प्रोड्यूस करेगा, डीसी फील्ड प्रोड्यूस करेगा, डीसी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और जब ये उत्पन्न करेगा तो रोटर पर डीसी चुंबकीय क्षेत्र है, वो पोल्स तो परमानेंट प्रोड्यूस करेगा। देखिए यहां पे जैसे ही वो मान लीजिए प्रोड्यूस कर दिया यहां पे एन और यस पोल। ठीक है दोस्तों, और ये किस भाग पर लगा हुआ है? तो ये रोटर भाग पर लगा हुआ है। तो रोटर भाग पे लगा तो है, लेकिन मान लीजिए यहां पे एन पोल प्रोड्यूस किया और नीचे यस पोल, तो रोटर भाग पे लगा है, तो रोटर पे इसके पोल्स जो होंगे वो इसके पोल्स के यानी स्टेटर के पोल्स के साथ कपल हो जाएंगे। मान लीजिए ये यहां पे एक्साइटर दिया, तो एक्साइटर के द्वारा जो सप्लाई उत्पन्न होगी वो, ये तो जनरेटर है, इसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा और ये क्या करेगा? ईएमएफ को रोटर के आर्मेचर जो कि स्टेटर के अंदर भाग में, इस भाग में लगा हुआ है, यहां पे भेजेगा। यहां पे उत्पन्न होंगे यस और एन पोल। ये आर्मेचर का आपका हो गया, ये आपके स्टेटर का हो गया, ये आर्मेचर यानी रोटर का हो गया, ये स्टेटर का हो गया। इसके द्वारा ईएमएफ जनरेट किया जाएगा डीसी शंट जनरेटर के द्वारा, यहां पे ईएमएफ जनरेट किया जाएगा। ये रेक्टिफाइंग असेंबली है यानी उसे प्योर डीसी बनाएगा और इसके द्वारा डीसी फील्ड जनरेट करके इसके रोटर पर लगे आर्मेचर पर भेजेगा यानी रोटर वाइंडिंग पर भेजेगा, जिसके द्वारा एस पोल और एन पोल जनरेट होगा। और ये एस पोल एन पोल रोटर के जो होंगे वो स्टेटर के पोल के साथ कपल करेंगे, जुड़ाव करेंगे, और जिस गति पर स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड रोटेट होगी, घूर्णी होगी, उसी गति पर स्टेटर की भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? रोटेट होने लगेगी, क्योंकि उसके साथ मैग्नेटिक कपलिंग करेगा, चुंबकीय जुड़ाव करेगा। इस वजह से दोनों ही स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड साथ ही रोटर का जो आर्मेचर की वाइंडिंग है, दोनों ही एक गति पर गतिमान होंगे, जो कि सिंक्रोनस स्पीड होगी, तुल्यकाली गति होगी। इस प्रकार से तुल्यकाली मोटर कार्य करना प्रारंभ करता है। तो यही इसकी वर्किंग है कि जब हम 3 फेज की एसी सप्लाई स्टेटर पर प्रदान करते हैं, अप्लाइड करते हैं, तो ऐसी स्थिति में स्टेटर के द्वारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न की जाती है। इस घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित रोटर, जिस पर डीसी शंट जनरेटर के द्वारा एक जो परमानेंट फील्ड है, यहां पे देखिए डीसी शंट जनरेटर के द्वारा रोटेटिंग फील्ड तो उत्पन्न होगी नहीं, परमानेंट फील्ड उत्पन्न होगी जो कि एन और यस होगी। तो एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जाती है, एक स्थायी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, जिसके द्वारा स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड से रोटर की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से कपल्ड होगी, एक दूसरे से जुड़ाव करेगी। और ऐसा जुड़ाव करने के बाद जिस गति पर आपके सिंक्रोनस मोटर की फील्ड गति करेगी यानी सिंक्रोनस स्पीड पर, उसी स्पीड पर रोटर की फील्ड कपलिंग करने के बाद, जुड़ाव करने के बाद गति करने लगती है। इस प्रकार सिंक्रोनस मोटर के रोटर पर तुल्यकाली गति यानी सिंक्रोनस स्पीड हमें प्राप्त होने लगती है। तो ये आपका सिंक्रोनस मोटर का वर्किंग हो गया दोस्तों। ठीक है, ये फिगर से आपको समझ में आया होगा कि कैसे वो डीसी शंट जनरेटर हमारा डीसी सप्लाई हमारे आर्मेचर को प्रदान करेगा और इसके
आर्मेचर पर डीसी सप्लाई प्रदान करने की वजह से एक चुंबकीय क्षेत्र N और S दो पोल्स जनरेट होंगे, जो दो ध्रुव उत्पन्न होंगे, जो कि आपके इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ, चुंबकीय क्षेत्र के साथ जुड़ाव करके घूर्णन गति प्रदान करेंगे। ठीक है दोस्तों, आते हैं अगले टॉपिक पे, इसका कंस्ट्रक्शन, इसकी संरचना। तो संरचना दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पहले चैप्टर में 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो प्रेरण मोटर था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था, उससे अलग हटके नहीं है, बस इसमें एक तीसरा पार्ट जुड़ गया। उसमें 2 पार्ट थे, स्टेटर पार्ट, उसमें 2 पार्ट थे, स्टेटर, ठीक है दोस्तों, और दूसरा रोटर। 2 पार्ट थे इसमें। स्टेटर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड, स्टेटर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और यहां पे बताए थे कि वो क्या होगी, रोटेटिंग होगी। दोस्तों हिंदी इंग्लिश की प्रॉब्लम होगी तो इसे ज्यादा माइंड मत करिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम होने की कंडीशन ही नहीं बनने देंगे। आपको चीजें अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो उसे हिंदी में भी बोलते रहेंगे, और जो आपके नोट्स में लेगी उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। जो टॉपिक आपको यानी जो पॉइंट आपको ज्यादा कंफ्यूज करेगा वो हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर वहां पे अगर कुछ डाउट भी क्रिएट होता है तो आप लेक्चर में पहले से ही सुने हो, हर एक चीज को हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों चीजों में ही बता रखा है। ठीक है, तो स्टेटर आपका जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और वो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, रोटेटिंग होगा। और किस गति पर रोटेटिंग होगा, ms यानी सिंक्रोनस, तुल्यकालिक गति पर घूर्णी होगा। और रोटर के द्वारा क्या उत्पन्न होगा, तो यहां पे जो होगा रोटर, वो रोटर क्या करेगा, ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। रोटर भी क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। किसके द्वारा, तो एक्साइटर के द्वारा। यहां देखिए एक्साइटर लगा हुआ है, इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन यहां की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, रोटर की जो मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र होगा, वो घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, बल्कि स्थायी या डीसी शंट जनरेटर के द्वारा उत्पादित डीसी शंट जनरेटर के द्वारा स्थायी चुंबकीय क्षेत्र होगा, परमानेंट मैग्नेट होगा। यानी परमानेंट मैग्नेट का मतलब ये मत समझिएगा कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा बनाया नहीं गया, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा ही बनाया गया है, लेकिन उसकी फील्ड स्थायी है। 3 फेज इंडक्शन मोटर की तरह घूर्णी फील्ड नहीं है, वो परमानेंट फील्ड है, क्योंकि वो डीसी सप्लाई के द्वारा दिया गया है तो परमानेंट फील्ड होगी। तो इस तरीके से स्टेटर के फील्ड के नीचे रोटर का जो फील्ड होगा, रोटर का जो फील्ड होगा वो अपोजिट पोल्स क्रिएट करेगा, परमानेंट फील्ड क्रिएट करेगा, और वो आपस में जुड़ करके एक सिंक्रोनस गति पर गतिमान हो जाएंगे। तो यहां पे बताया कंस्ट्रक्शन में कि आपके इंडक्शन मोटर में 2 पार्ट थे। पहला स्टेटर, जिसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड, जो कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड थी, घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र था, उसका उत्पादन किया जाता था। और यहां पे रोटर के द्वारा भी मैग्नेटिक फील्ड का उत्पन्न किया जाएगा। लेकिन यहां पे एक्साइटर एक अलग पार्ट लगा है, जो कि तीसरा पार्ट है, और इस मोटर में एक मुख्य पार्ट है जिसके द्वारा डीसी सप्लाई दी जाएगी। किसको, इसके आर्मेचर पोर्शन को। ये आर्मेचर है ना, यानी आपका रोटर है, इसे ही हम N और S पोल बनाएंगे। ठीक है, और यहां पे इसके स्टेटर के साथ, यहां पे इसके स्टेटर के साथ कपलिंग करेगा, और इसके स्टेटर के साथ कपलिंग या जुड़ाव करने की वजह से ही हमारा ये मोटर या मशीन घूर्णी हो जाता है, रोटेटिंग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके कंस्ट्रक्शन में स्टेटर, रोटर और एक्साइटर 3 पार्ट होते हैं। आपको यहां से पता होगा कि स्टेटर का काम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना। किस प्रकार के मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। और रोटर के द्वारा क्या होगा, तो रोटर के द्वारा भी चुंबकीय क्षेत्र ही उत्पन्न किया जाएगा, लेकिन यह चुंबकीय क्षेत्र एक डीसी सप्लाई के द्वारा उत्पन्न हो रहा है, इसीलिए यह रोटेटिंग नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, फील्ड की बात हो रही है, न कि रोटर की। उसकी फील्ड रोटेटिंग नहीं होगी, वो परमानेंट फील्ड होगी। और एक्साइटर, जो कि तीसरा पार्ट है और इसका मेन पार्ट है, तो एक्साइटर क्या है, तो एक्साइटर क्या करेगा कि रोटर के आर्मेचर को डीसी शंट जनरेटर के द्वारा डीसी सप्लाई प्रदान करेगा, जिससे कि रोटर के आर्मेचर में चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सके, उत्पन्न हो सके। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये तीनों पार्ट मिलकर के ही सिंक्रोनस मोटर का निर्माण करते हैं, जिसमें स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, जो कि ns चाल पर गतिमान है, घूर्णी है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। रोटर, जो कि ये भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, लेकिन ये डीसी
शंट जनरेटर या एक्साइटर की मदद से करेगा और वो स्थायी चुंबकीय क्षेत्र होगा। और एक्साइटर को आपको बता ही दिया गया कि ये डीसी शंट जनरेटर होता है जो कि रोटर को डीसी सप्लाई प्रदान करता है और उसके द्वारा ही रोटर कपलिंग करके जुड़ाव करके चलना प्रारंभ करता है। तो इसके कंस्ट्रक्शन में ये 3 पार्ट हो गए, आपका स्टेटर हो गया, दूसरा आपका रोटर हो गया, ये आपका आर्मेचर या रोटर यहाँ पे दिया गया है, और तीसरा एक्साइटर। तो दोस्तों ये 3 पार्ट आपके हैं, इनमें पहला स्टेटर, दूसरा एक्साइटर, दूसरा रोटर, तीसरा एक्साइटर। 3 पार्ट इसके हो गए और तीनों के क्या काम है ये भी आपको बता दिया गया। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। तो इसका टॉपिक अगला है स्टेटर, यानी इसका पहला पार्ट आपका आता है स्टेटर का, जिसको आपको पता है कि सबसे पहले जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो स्टेटर का क्या काम है वो लिखेंगे। यानी स्टेटर सिंक्रोनस मोटर का वह भाग है जिसके द्वारा 3 फेज एसी सप्लाई प्रदान करके हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करते हैं, और यह घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र ns स्पीड पर यानी सिंक्रोनस चाल पर गतिमान होती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया स्टेटर का काम, यानी स्टेटर के पोर्शन में आप इसे लिखेंगे। ठीक है, स्टेटर में क्या होगा कि 3 फेज एसी सप्लाई के द्वारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सिंक्रोनस स्पीड पर प्रदान करता है, वो आपका स्टेटर पोर्शन हो गया, स्टेटर भाग हो गया। अब ये भाग किन भागों से मिलकर बना होता है, इसका कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो आपका आता है योक। योक क्या होता है, किस चीज का बना होता है, ये कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है दोस्तों, ढलवा लोहा का बना होता है, और ये ढलवा लोहा का यही भाग होता है दोस्तों। ये नीले कलर में जो दिख रहा है वो ढलवा लोहे का भाग है आपका, जो आउटर पोर्शन है। और ये ढलवा लोहे का जो बना होता है वो क्या काम करता है, तो दोस्तों ये स्टेटर के अन्य भागों को अपने ऊपर सहारा या लगाने के लिए एक संरचना प्रदान करता है, जैसे कि स्टेटर के योक ही आपका आता है बाहरी भाग, या इसे स्टेटर फ्रेम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, तो स्टेटर फ्रेम के नाम से भी जानते हैं स्टेटर योक को ही। ठीक, ये ढलवा लोहे का बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है, जो कि मशीन को आउटर इंजरी, बाह्य आघात यानी बाहरी कोई चोट अगर उसे लगे, उस पर कुछ गिर जाए या वो खुद अगर गिर जाता है किसी चीज पे, तो ऐसी स्थिति में उसे आंतरिक भागों में कोई नुकसान न पहुंच सके, इसीलिए आउटर इंजरी, जो आपकी आउटर मैकेनिकल इंजरी है, उससे मशीन को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा प्रदान करता है बाह्य आघात से। साथ ही साथ वह स्टेटर के अन्य भागों, जो कि स्टेटर का कोर आएगा अभी आगे पोर्शन में, देखिए यहाँ पे कोर है और वाइंडिंग है और एंड कवर है, इन सभी को सहारा सपोर्ट प्रदान करने के लिए एक संरचना प्रदान करता है। ठीक है, ये इस पर ही, स्टेटर फ्रेम पर ही एंड कवर इधर का और एंड कवर इधर का लगा रहता है। साथ ही साथ इसी पर ही स्टेटर वाइंडिंग लगी रहती है, और स्टेटर का जो आपका आ गया वो टर्मिनल बॉक्स, जिस पर सप्लाई हम 3 फेज एसी की सप्लाई प्रदान करते हैं, वो ये सारी चीजें आपके स्टेटर योक पर ही लगा होता है, जिसे आप स्टेटर फ्रेम भी बोल सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगला आपका आता है स्टेटर कोर। स्टेटर कोर क्या है, वह लौह भाग जो कि जिसमें सिलिकॉन मिला करके, सिलिकॉन की मात्रा 3 से 5% होती है दोस्तों, वो आपके मैग्नेटिक मटेरियल में आता है, जो कि आपको चुंबकीय फ्लक्स के लिए यूज किया जाता है। ऐसे में स्टेटर कोर जो होगा वो सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। इसका कोर, स्टेटर कोर सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है, जिसके द्वारा चुंबकीय फ्लक्स प्रवाहित करने में हमें हेल्प मिलती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका स्टेटर कोर के बारे में, जो कि सिलिकॉन स्टील का बना होगा, मैग्नेटिक फील्ड वो फ्लो कराने में हेल्प मिलती है। अगला आपका आता है स्टेटर वाइंडिंग। स्टेटर में ही वाइंडिंग लगाई जाती है, जो कि कॉपर या एल्युमिनियम कंडक्टर की होती है, और ये कॉपर या एल्युमिनियम कंडक्टर एक दूसरे से शॉर्ट ना हो सके, इस वजह से इनके ऊपर इनेमल पेंट या वार्निश का इंसुलेशन होता है। ठीक है दोस्तों, आपके स्टेटर वाइंडिंग किस मटेरियल की बनी होती है, तो कॉपर या एल्युमिनियम की बनी होती है, जिसके ऊपर एनेमल पेंट या वार्निश का इंसुलेशन होता है, क्योंकि हर एक कंडक्टर जब रोटेट करके जाएगा तो उसमें हर एक कंडक्टर के भाग में ईएमएफ या वोल्टेज डिफरेंस मिलेगा, ईएमएफ का डिफरेंस मिलेगा या वोल्टेज डिफरेंस मिलेगा, जिस वजह से
वो जब वोल्टेज डिफरेंस पर होंगी, एक कंडक्टर दूसरे कंडक्टर के कंपेयर में वोल्टेज डिफरेंस पर होगा या विभव परिवर्तन पर होगा, विभव अंतर पर होगा, तो ऐसे में उनमें करंट फ्लो कर सकती है और वो शॉर्ट कर सकता है। इसलिए कंडक्टर को यानी हमारे स्टेटर वाइंडिंग को पूर्ण रूप से या फुल्ली इंसुलेटेड किया जाता है, और वो इंसुलेशन का जो मटेरियल होता है वो दोस्तों होता है एनिमल पेंट या वार्निश का। तो इस तरीके से आपकी स्टेटर वाइंडिंग का टॉपिक हुआ। नेक्स्ट आपका है एंड कवर प्लेट। एंड कवर प्लेट क्या है? तो एंड कवर प्लेट क्या है? ये पोर्शन आपका एंड कवर प्लेट है, ठीक है, जहां पे आपके मशीन के स्टेटर फ्रेम के पिछले और अगले हिस्से होते हैं, वहां पे उन अगले और पिछले हिस्सों को कवर करने के लिए ही एंड कवर प्लेट होता है, जो कि दो प्लेट होते हैं। एक वो भाग जो आगे वाले में लगा रहता है, इन्हें फ्रंट एंड कवर प्लेट कहते हैं, फ्रंट एंड कवर प्लेट कहते हैं। दोस्तों अगर कुछ चीज लिखने में न दिख रही हो तो आप हमारी आवाज को भी सुनते रहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, वो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो यहां अगला भाग जो आपका होगा ये वो फ्रंट एंड कवर प्लेट होता है, ये आगे के हिस्से में लगा होता है, और पिछले हिस्से में ही वही भाग होता है जिसे हम बैक एंड कवर प्लेट कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से इसका मटेरियल क्या होता है? तो ये मटेरियल भी कास्ट आयरन ही होता है। इसके आउटर जो पार्ट होंगे वो कास्ट आयरन के ही बने होंगे। अंदर जो कहीं पे भी कोर की बात की जाएगी, चाहे वो स्टेटर कोर हो चाहे रोटर कोर हो, दोनों में से किसी भी कोर में सिलिकॉन स्टील का मटेरियल यूज करेंगे। और जब भी वाइंडिंग की बात आएगी तो वो वाइंडिंग आपकी छोटी मशीनों के लिए या लो एफिशिएंसी की मशीनों के लिए यूज करेंगे एल्युमिनियम की वाइंडिंग, जो कि सस्ती होती है। और आपकी बड़ी मशीनें हैं उसमें लॉसेस ज्यादा हो सकता है, इस वजह से उन मशीनों में लॉसेस कम हो, बड़ी मशीन होंगी क्षमता ज्यादा है तो लॉसेस ज्यादा ना हो, इस वजह से उनमें हम यूज करेंगे कॉपर की वाइंडिंग, जो कि महंगी होती है और उनमें एफिशिएंसी अच्छी हो सके इसलिए यूज की जाती है कॉपर की वाइंडिंग। तो वाइंडिंग मटेरियल की बात की जाएगी तो कॉपर या एल्युमिनियम होगा, वो उनकी क्षमता के अनुसार अलग अलग होती हैं। छोटी मशीनों के लिए एल्युमिनियम, बड़ी मशीनों के लिए कॉपर का। और अगर हम कोर की बात करेंगे तो वो सिलिकॉन स्टील होगा, जिसमें 3 से 5% सिलिकॉन डाला जाएगा। और अगर हम फ्रेम की बात करेंगे कहीं पे या एंड कवर की बात करेंगे, आउटर पार्ट्स की बात करेंगे यानी बाहरी भागों की बात करेंगे, तो वहां पे क्या यूज होगा? आपका कास्ट आयरन, ठीक है दोस्तों, ढलवा लोहा। तो इस तरीके से हमारे स्टेटर के जो पोर्शन है या पार्ट्स हैं, भाग हैं, वो है योक, स्टेटर कोर, स्टेटर वाइंडिंग और एंड कवर प्लेट। और टर्मिनल बॉक्स भी इसका भाग होता है, जिसको कि आपको ओरली बता दिया गया है, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं या फिर नहीं भी, इसमें कोई इशू नहीं। तो योक आपका कास्ट आयरन या ढलवा लोहे का बना होगा, जो कि आउटर इंजरी से हमारी मशीन की वो सपोर्ट करेगा, साथ ही साथ सपोर्ट करता है इन अनदर पार्ट्स, अन्य भागों को अपने ऊपर सहारा प्रदान करने में। अगला आपका आता है स्टेटर कोर, जो कि सिलिकॉन स्टील का बना होगा, जिसमें सिलिकॉन 3 से 5% होगा। और ये चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को जो स्प्रेड होता है, फैलने में मदद प्रदान करता है। और ये तो बता ही दिए सिलिकॉन स्टील का बना होता है। और स्टेटर वाइंडिंग कॉपर या एल्युमिनियम के पदार्थ की बनी होती है, जिस पर एनिमल पेंट या वार्निश का लेप होता है, जो कि इंसुलेशन प्रदान करता है। और वो बनी होती है खुद कॉपर या एल्युमिनियम की। अलग अलग मशीनों के लिए मटेरियल अलग अलग यूज करते हैं, छोटी मशीनों के लिए एल्युमिनियम, बड़ी मशीनों के लिए कॉपर। एंड कवर प्लेट ये भी कास्ट आयरन का बना होगा, जो कि क्या करता है? अगले भाग को और पिछले भाग को ढकने का काम करता है, ठीक है। अगले भाग पे फ्रंट एंड कवर, पिछले भाग पे बैक एंड कवर यूज होता है, जो कि कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं अगले पार्ट की। तो अगला पार्ट आपका आता है रोटर, जो कि यहां दिखाया गया है। रोटर को, रोटर पर ही ध्यान दीजिएगा, एक एक्साइटर लगा होता है, जो कि डीसी शंट जनरेटर होता है ये पोर्शन, लेकिन हम इसे रोटर के अंतर्गत नहीं पढ़ते हैं, इसे मतलब रोटर के पार्ट्स में नहीं कैलकुलेट करते। होता ये रोटर ही है, लेकिन ये एक मेन भाग है, उसके अंतर्गत नहीं रखा जा सकता, इसीलिए एक तीसरे पोर्शन के रूप में इसे पढ़ा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी एक रोटरी पार्ट ही है, ठीक है। डीसी शंट जनरेटर का रोटर रोटेट करता है, ठीक है। यहाँ पे इसका जो वाइंडिंग होगा वो रोटेट करेगा, और इसके ऊपर एक कवर होता है, वो स्टेटर रहता है। यानी डीसी शंट जनरेटर का स्टेटर स्टेटरी रहेगा, यानी स्थिर भाग रहेगा, और जबकि उसकी वाइंडिंग रोटेट करती है। इसी वजह से यह न पूर्ण रूप से रोटर में आता है, न ही पूर्ण रूप से स्टेटर में आता है, क्योंकि इसके खुद के स्टेटर और रोटर पोर्शन होते हैं। इसीलिए इसे एक अलग टॉपिक में देखते हैं।
स्टेटर को अलग टॉपिक में, रोटर को अलग टॉपिक में, और एक्साइटर एक तीसरे टॉपिक के रूप में देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका आता है रोटर। जैसा कि आपको पता है कि रोटर के द्वारा क्या उत्पन्न किया जाता है, टार्क। लेकिन यहां पे टार्क तो उत्पन्न किया जाएगा, लेकिन किन विधियों से, तो मैग्नेटिक कपलिंग की वजह से, मैग्नेटिक कपलिंग की वजह से। ठीक है दोस्तों, मैग्नेटिक कपलिंग या चुंबकीय जुड़ाव की वजह से यहां पे बलागुण की उत्पत्ति होगी, रोटर पर टार्क की डेवलप होगा। तो रोटर पर टार्क डेवलप करने के लिए हमें मैग्नेटिक लॉकिंग करनी पड़ेगी, जिसके लिए रोटर को हमें एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करनी पड़ेगी, चुंबकीय क्षेत्र प्रदान करना पड़ेगा, और इस वजह से ये संरचना प्रदान करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये डीसी सप्लाई देंगे, और ये डीसी सप्लाई कहां से मिलेगा, तो डीसी शंट जनरेटर के द्वारा मिलेगा। यहाँ पे N और S पोल्स जनरेट होंगे। तो इस प्रकार से रोटर मैग्नेटिक कपलिंग करेगा, टार्क डेवलप करेगा यानी चुंबकीय जुड़ाव करेगा, और बलागुण की उत्पत्ति करेगा, जो किस प्रकार से करेगा, डीसी शंट जनरेटर के द्वारा प्रदान की गई डीसी सप्लाई के द्वारा एक स्थायी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करके। ठीक है दोस्तों, ये इसमें पार्ट होंगे रोटर कोर। जैसा कि आपको बताएं कि कोर की बात कहीं भी की जाएगी, उसमें लगने वाला मटेरियल सिलिकॉन स्टील होगा। और यहां पे देखिए ये कोर है, ये जो स्लॉट्स हैं ये आपके कोर हैं। इन कोर में एक पतली लाइनें बनी हुई हैं, इनके अंदर कंडक्टर डाला गया है। ठीक है दोस्तों, ये जो नीले कलर से हम मार्क कर रहे हैं, ये कंडक्टर ऐसे हैं, और उनके बीच का जो ये एरिया है, ये जो चमकदार एरिया है, ये ही हमारा सिलिकॉन स्टील है। देखिए यहाँ पे ये वाइंडिंग दिखाई गई है ना, यहाँ पे ये वाइंडिंग गई हुई है, ये वाइंडिंग की लाइन है, ये वाइंडिंग्स हैं, ये सारी वाइंडिंग्स हैं जो ब्लैक कलर में आपको इस फिगर में दिख रही हैं। ठीक है, ये वाइंडिंग्स हैं जो कॉपर या एल्युमिनियम की होंगी और एक दूसरे से शॉर्ट ना हो सके, इसी वजह से वार्निश या इनेमल पेंट से इंसुलेटेड होंगी, विद्युत रोधित होंगी। लेकिन इनके बीच का जो ये भाग है जो सफेद दिख रहा है, वो ही क्या है, हमारा रोटर कोर, जो कि किस चीज का बना होगा, सिलिकॉन स्टील का, जिसमें सिलिकॉन कितनी होगी, 3 से 5%। ठीक है दोस्तों, ये आपका 3 से 5% सिलिकॉन डाल करके सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया गया है, जो कि चुंबकीय फ्लक्स को प्रवाहित करने में, फ्लो कराने में हेल्प करता है। ठीक, और यहां पे रोटर बाइंडिंग को भी बता दिया कि एल्युमिनियम या कॉपर की बनी होती है, जो कि इनेमल पेंट या वार्निश से इंसुलेटेड होती है, जो कि आपको दिखाया गया है ये कैसे है, यहां पे ये वाइंडिंग है। अगला आपका साफ्ट क्या होता है, तो साफ्ट वह भाग होता है, देखिए ये रॉड जैसी संरचना होगी, वह भाग होता है, ये देखिए साफ्ट है, इसमें ये साफ्ट है, ये यहां से लेकर के और इसके एंड तक होता है। ठीक है दोस्तों, ये साफ्ट यहां से देखिए गया हुआ है और ये यहां तक है, यहां तक। तो साफ्ट वह भाग होता है जिस पर रोटर के कोर, वाइंडिंग, फैन, ये सारी सामग्रियां लगाई जाती हैं, वह भाग ही क्या कहलाता है, साफ्ट कहलाता है। साफ्ट किस मटेरियल का बना होता है, तो फोर्ज्ड स्टील, हिंदी में से प्रबलित इस्पात। ठीक है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं हिंदी में, प्रबलित इस्पात, इंग्लिश में फोर्स्ड स्टील। तो ये इस मटेरियल का क्यों बना होता है, तो आपको पिछले क्लास में ही बताया गया कि किसी भी मशीन में जो कि आपके टार्क डेवलप कर रही है, उस पर लोड लगा होगा, मैकेनिकल लोड, जिसका भार होगा, उसमें जड़त्व होगा, और वो भार स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहना चाहेगा, गति का विरोध करेगा। ऐसे में समझिए कि ये साफ्ट है, साफ्ट के एक किनारे पर लोड कपल्ड है, एक किनारे पर लोड जुड़ा हुआ है, तो वो अपनी स्थिर अवस्था में रहेगा, यानी इस साफ्ट को घूमने नहीं देगा, पकड़े रखेगा, जकड़े रखेगा, और अपने स्थिर अवस्था में ही बने रहने की कोशिश करेगा। लेकिन इसका जो रोटर पे आर्मेचर भाग है, जिस पर टार्क डेवलप होगा, वो इसे घूर्णन गति कराना चाहेगा, इसे रोटेट कराना चाहेगा किसी एक दिशा में। ऐसे में जब इस पे बल लगेगा और ये घुमाना चाहेगा, जबकि ये इस पे भार लगा है जो इसे स्थिर रखना चाहेगा, ऐसे में इस मटेरियल पर जो कि साफ्ट कहलाता है, उस पर एक टॉर्शन फोर्स, एक मरोड़ घूर्ण
ठीक है, लगेगा, मरोड़ का घूर्ण लगेगा, जो कि इसके एक भाग को घूर्णी बनाना चाहेगा और एक भाग को स्थिर रखना चाहेगा। ऐसे में इस पे इतना ज्यादा बल लगेगा, ये ट्विस्ट होने पर, मरोड़ करने पर टूटने की संभावना बनती है। तो उसमें ऐसी क्षमता डेवलप की जाए शाफ्ट में, ताकि ये मरोड़ की वजह से, घूमने की वजह से टूटे ना। इस मजबूती को देने के लिए ही हम फोर्स्ड स्टील, प्रबलित इस्पात का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया इतने पोर्शन। अगला आपका आता है बियरिंग। ठीक है दोस्तों, तो बियरिंग क्या है? तो बियरिंग आपके मशीन का वह भाग है जो कि देखिए, इस रोटर, जो कि पूरा रोटर दिखाया गया है, इसको स्टेटर में स्थापित करके और घूर्णन गति प्रदान करते समय, रोटेटिंग जो मोशन है उसे प्रोवाइड करते समय, उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन की वैल्यू को कम करने के लिए, घर्षण के मान को कम करने के लिए ये एक संरचना प्रदान करता है, जिसमें दो भाग होते हैं, जिसमें दो भाग होंगे। एक आपका होगा स्थिर भाग और दूसरा होगा घूर्णी भाग। ये स्थिर भाग किस पे लगा होगा? तो ये स्टेटर के अंदर लगा होगा, स्टेटर से कनेक्टेड होगा, और ये जो घूर्णी भाग होगा वो रोटर से लगा होगा। ये आपके दो पोर्शन हो गए। इन दोनों के बीच में गति को कम कैसे करेगा, सॉरी, घर्षण को कम कैसे करेगा? तो एक बॉल होती है। बॉल मतलब आप गोली जैसी संरचना, ठीक है, कंचे जैसी संरचना, जो छोटी छोटी गोलियां होती हैं, कंचे होते हैं, उनकी संरचना रहती है। और ये बॉल्स ही, ठीक है दोस्तों, ये बॉल्स ही क्या करते हैं कि इनमें, ये दिख भी नहीं रहा कलर, तो ये बॉल्स ही क्या करते हैं, इसमें ये बॉल्स जो होंगे, ये देखिए, ये बॉल्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ये पूरा फील्ड होंगे, यानी भरे हुए रहेंगे। ये यहां पे ये बॉल्स इस तरीके से रहेंगे, जो कि मशीन के घूर्णन गति के समय, रोटेटिंग कंडीशन के समय जब वो गति करेगा, तो उसमें रोटर और स्टेटर के बीच में क्या करेंगे? लो फ्रिक्शन प्रोवाइड करेंगे, कम घर्षण प्रदान करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये आपकी रोटेटिंग पोर्शन हो गया, ये आपका स्टैटिक पोर्शन हो गया, स्थिर भाग। उन दोनों के बीच में ये जो बॉल्स हैं क्या करेंगे? घर्षण को कम करने का काम करेंगे। तो आपकी ये जो लगा हुआ पोर्शन है, ये इसके नाम के आधार पर ही अगर यहां पे हम कंचे लगाते हैं, बॉल्स लगाते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? बॉल बियरिंग। ठीक है दोस्तों, अगर बियरिंग के दो भाग जो स्टेटर और रोटर हैं, बियरिंग में भी दो भाग होंगे, एक जो घूमेगा एक जो स्थिर रहेगा, उन दोनों के बीच लगने वाला जो पोर्शन है वो अगर बॉल्स होते हैं तो क्या कहलाएंगे? वो बियरिंग, बॉल बियरिंग। अगर उनके जगह पे बुश लगा रहेगा, बुश संरचना आप फर्स्ट ईयर ड्राइंग में पढ़े होंगे, उसकी संरचना बुश जैसी होगी तो बुश बियरिंग। अगर वो संरचना रोलर जैसी होगी, देखिए ये गोल नहीं है, ये रोलर जैसी संरचना है, तो इनके बीच में इन रोलर जैसी संरचनाओं को यहां पे ऐसे ऐसे लगा दिया जाएगा, तो वो अब क्या क्या हो जाएगा? रोलर बियरिंग। ये यहां पे क्या हो जाएगा? ये रोलर बियरिंग। जब इनकी संरचनाओं के बीच में रोलर लगाएंगे, ठीक है, एक कह सकते हैं सिलेंडर जैसी संरचना, ठीक है दोस्तों, सिलेंडर जैसी संरचना लगाएंगे तो वो रोलर बियरिंग। अगर बॉल्स जैसी संरचना लगाएंगे तो बॉल बियरिंग। और बुश बियरिंग आपके फर्स्ट ईयर ड्राइंग में है वहां पे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने में समस्या होगी, तो वो बुश बियरिंग। तो बियरिंग का मतलब वो समझिए कि मशीन का वह पार्ट जो कि आपके स्टेटर और रोटर के मध्य में लगाया जाता है, साथ ही वो फ्रिक्शन की वैल्यू को, घर्षण के मान को कम करता है, वही आपकी बियरिंग कहलाती है। यहाँ पे 3 प्रकार की बियरिंग का प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रिकल मशीन्स में, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। बाकी मशीनों में तो और भी बियरिंग्स होती हैं आपके अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग। अगर भारी मशीनें हैं, छोटी मशीनें हैं, एकदम FHP मोटर हैं, तो ऐसे में बियरिंग्स अलग अलग होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में ये 3 बियरों के बारे में जिक्र किया गया है। तो बॉल बियरिंग जो कि छोटे मोटरों में यूज किया जाता है, बुश बियरिंग मीडियम साइज की मशीनों में, और हैवी मशीनों में या बड़ी मशीनों में रोलर बियरिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपके रोटर का पार्ट। रोटर में कोर, वाइंडिंग, शाफ्ट और बियरिंग ये यूज किए जाएंगे। और रोटर में ही एक एक्सिलरी पार्ट और यूज होता है जिसे फैन कहते हैं।
वो भी कास्ट आयरन का बना रहता है, जैसा कि आप लोगों ने इंडक्शन मोटर में पढ़ा है। वो क्या करेगा कि मशीन के अंदर की जो हीट है वो इंड कवर पर जो लगे हुए जालीदार संरचना होती है उनके द्वारा मशीन के अंदर की उष्मा को, हीट को बाहर एग्जॉस्ट करता है। ठीक है दोस्तों, वो कास्ट आयरन का बना होगा। अगला जो आपका पार्ट है, भाग है, वो है एक्साइटर। जी, ये आपका है एक्साइटर। एक्साइटर के बारे में कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल बताते समय ही बता दिया गया है कि एक्साइटर 3 फेज सिंक्रोनस मोटर का वह भाग होता है जो आपके रोटर को एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है, स्थायी चुंबकीय क्षेत्र का प्रदान करता है या निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका एक्साइटर हो गया। और ये कौन सा जनरेटर होता है? तो डीसी शंट जनरेटर होता है क्या? एक्साइटर। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका एक्साइटर जो कि डीसी शंट जनरेटर होता है। और ऐसी स्थिति में, और हाँ, इसमें स्लिप रिंग्स कितने होते हैं दोस्तों? इसमें स्लिप रिंग्स की संख्या कितनी होगी? 2। ठीक है, ये याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कि सिंक्रोनस मोटर में स्लिप रिंग कितनी होंगी? तो 2 स्लिप रिंग होगी। ठीक है दोस्तों, 2 स्लिप रिंग होगी। और सिंक्रोनस के अलावा इंडक्शन में कितने होंगे? तो इंडक्शन में कितने स्लिप रिंग होंगे? 3। कौन से में? स्लिप रिंग टाइप वाले रोटर में, स्लिप रिंग टाइप रोटर में, या इसे ही किस नाम से जानते हैं? वाउंड रोटर, WOUND, वाउंड रोटर। ठीक, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही पूछ देगा कि आपके स्क्वायरल केज 3 फेज इंडक्शन मोटर में कितने स्लिप रिंग्स होते हैं। तो आप लोगों ने इसके कंस्ट्रक्शन में, इंडक्शन मोटर के कंस्ट्रक्शन में यानी संरचना में पढ़ा है कि स्क्वायरल केज रोटर में एक भी स्लिप रिंग्स नहीं होती, 0, 0 होती है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को स्लिप रिंग्स के बारे में यहां पे हो गया कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो 2 रोटर की संरचना है, पहला स्क्वायरल केज टाइप जिसमें स्लिप रिंग्स की संख्या 0 होती है। ठीक, दूसरा स्लिप रिंग टाइप या इसे ही वाउंड रोटर कहते हैं जिसमें स्लिप रिंग्स की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। ठीक है, अगला जो चैप्टर आपका है सिंक्रोनस मोटर का, जो कि एसी पर ही प्रचालित होगा, एसी पर ही ऑपरेट होगा, उसमें स्लिप रिंग्स की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। वो स्लिप रिंग्स कहां लगी रहती है? तो वो स्लिप रिंग्स आपके एक्साइटर पर लगी रहती है। ठीक है दोस्तों, एक्साइटर ही डीसी फील्ड प्रोवाइड करेगा। आप लोगों ने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा डीसी मोटर के बारे में, उसमें 2 स्लिप रिंग्स लगी होती हैं कम्यूटेटर पर। ठीक है, वही कम्यूटेटर पर जो लगी हुई स्लिप रिंग्स होती हैं वही आपके यहां पर लगी हुई हैं, जो कि कार्बन ब्रश के द्वारा हमें डीसी सप्लाई प्रदान करती हैं। और वही डीसी सप्लाई हमारे आर्मेचर पर मिलेगा, जिसके द्वारा हमारा परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड होगा। किसके बीच में? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से सिंक्रोनस मोटर में स्लिप रिंग्स की संख्या 2, इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग या वाउंड टाइप रोटर में कितने होंगे? 3, और स्क्वायरल केज में 0। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसे ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक को। और आते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये टॉपिक खत्म हो गया, रोटर कोर, सिलिकॉन स्टील का, वाइंडिंग कॉपर या एल्युमिनियम की, और एनिमल पेंट या वार्निश से इंसुलेटेड, शाफ्ट होगा फोर्स्ड स्टील का या प्रबलित इस्पात का, और बियरिंग्स लगे होंगे जो कि फ्रिक्शन की वैल्यू को कम करेंगे। 3 बियरिंग होंगी, कौन कौन सी? बॉल बियरिंग, बुश बियरिंग और रोलर बियरिंग। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक आपका था एक्साइटर का, जो कि एक्साइटर डीसी शंट जनरेटर होगा, जो कि आपके रोटर पर लगा होता है और डीसी सप्लाई प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, इसमें स्लिप रिंग्स की संख्या 2 होगी। अभी जस्ट आपको यही टॉपिक बताया। ठीक, हाँ, स्लिप रिंग्स इंडक्शन मोटर में, ये तो लैंग्वेज प्रॉब्लम आ गई। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग की संख्या कितनी होती है? तो वो 3 होती है, वही यहाँ पे बताया गया था। ठीक है दोस्तों, ये हिंदी में लिखा था इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो गई है। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग्स की संख्या कितनी होगी? 3 होगी, यही आपको बताए हैं अभी। और स्क्वायरल केज में 0 होगी, और 3 फेज सिंक्रोनस मोटर में 2 होगी, जो कि एक्साइटर में लगी होती है। ये टॉपिक आपका हो गया। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक हो गया था, स्टेटर भी हो गया और रोटर भी हो गया, एक्साइटर हो गया। ये
आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है। जैसा कि आप लोगों को बताया गया कि आपके ये जो मोटर होगी, ये 3 फेज सिंक्रोनस मोटर जो होगी वो चलती है आपके मैग्नेटिक फील्ड पर, ठीक। लेकिन जो हमने बताया कि यहां पे अगर N पोल है तो यहां पे S पोल होंगे, अपोजिट पोल्स होंगे, ठीक है दोस्तों, यहां पे अपोजिट पोल्स होंगे। तो ऐसी कंडीशन में, अपोजिट पोल्स की कंडीशन में जो सिचुएशन होगी, जैसे यहां पे बना के बता दे रहे हैं, यहां पे मान लीजिए हमने लिया, यहां पे ये है आपका स्टेटर, ठीक है, ये स्टेटर ले लिया, इसके बीच में बना दिया रोटर, ये बना आपका N पोल, नीचे बना स्टेटर में S पोल, यहां बना आपका S पोल, यहां बना आपका N पोल, दोनों एक दूसरे से जुड़ाव कर लिए। तो ये बताइए कि जो स्टेटर होगा वो शुरू से ही सिंक्रोनस गति पर गतिमान होगा, और जो रोटर होगा वो तो चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा, लेकिन वो तो स्थिर अवस्था में ही रहेगा पहले, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से जब वो स्थिर अवस्था में रहेगा तो हमें इसके स्पीड पर इसकी कपलिंग करने के लिए, यानी स्टेटर के जो मैग्नेटिक फील्ड होगी सिंक्रोनस पर चल रही है उसके साथ रोटर के ये पोल को कपलिंग करने के लिए क्या करेंगे कि यहां पे हम 3 विधियों का उपयोग करेंगे, यानी स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड के साथ और रोटर की मैग्नेटिक फील्ड को कपल करने के लिए या हम उसे जोड़ने के लिए कौन कौन सी विधियों का उपयोग करेंगे? डीसी मोटर का, एसी मोटर का और डैम्पर वाइंडिंग का, ठीक है। इन 3 विधियों का उपयोग करेंगे, और वो कैसे करेंगे तो इस टॉपिक को अगले क्लास में लेते हैं, ठीक है दोस्तों। चाहे आशा करते हैं कि ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक बार लेक्चर को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, और हमारे इस क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में। थैंक यू।